बेटा जो लास्ट क्लास में जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था वो देखो डिस्कस करते हैं। होपफुली सबने ट्राई किया होगा। ये एक इनफाइनाइट शीट थी बेटा, है ना, प्लेनर शीट है कोई, और इसकी जो विड्थ है वो क्वेश्चन में गिवन है कि वह विड्थ b है। और आपको अच्छा ये जो आपकी जो प्लेनर शीट है इसमें आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। इस पे आई करंट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड। चलो, क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ से r दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप बताओ। लेट अस से कि करंट इस तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस प्लेनर शीट को किस तरह से एज्यूम किया जाएगा? इस तरह से एज्यूम करेंगे बेटा कि इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्ग वायर्स और इनफाइनाइट वायर्स। ठीक है, तो वैसा कोई एक एलिमेंट में ले लेता हूँ। ये एक वायर मान लो, एक छोटा सा वायर, इस वायर की जो विड्थ हमने मान ली वो विड्थ मान ली हमने dx, और यहाँ से x दूरी पर ये आपका पॉइंट है। ये मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। इसके कारण से कुछ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB होगा। पहले मैं वो कैलकुलेट करूँगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कारण क्या है कि जितने भी वायर्स होंगे बेटा, मान लो इसमें करंट इस तरफ है, तो ऐसे जितने भी वायर्स होंगे सबके कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही आ रही होगी। मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। मैग्नीट्यूड क्यों अलग अलग आएगा? क्योंकि ये जो इनफाइनाइट वायर आपने एज्यूम किया है, इसकी इस पॉइंट से अलग अलग वायर्स के लिए अलग अलग दूरी रहेगी, तो सबके कारण से मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, बट डायरेक्शन सबके कारण से सेम ही है। तो यहाँ पे आपको टोटल करंट आई दे रखा है b विड्थ में, तो मैं कहता हूँ कि लेट करंट पर यूनिट विड्थ वो मान लेते हैं बेटा I डिवाइडेड बाय b। टोटल I करंट b विड्थ में से फ्लो कर रहा है, तो I बाई b हो गया। तो इसमें से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट di फ्लो करेगा वो di कैसे लिखोगे बेटा? करंट पर यूनिट विड्थ b I बाई b, और उसको उसकी विड्थ के साथ यानी dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंट वायर। जो आपने एलिमेंट वायर एज्यूम किया है उसके अक्रॉस इतना करंट फ्लो करेगा। अब यह एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के कारण से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो देखो कितना लिखें बेटा कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट है बेटा di अपॉन 4 पाई x। इनफाइनाइट के केस में 2 पाई x आएगा। ठीक है, म्यू नॉट di अपॉन 2 पाई x। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट di की वैल्यू अभी आपने लिखी है कि I बाई b इंटू dx dB। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b कॉन्स्टेंट इंटीग्रल dx अपॉन x। ये बेटा इसकी जो लिमिट है x पहली बार आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि r दूरी से, और r से वो कहाँ तक जाएगा? r प्लस b तक जाएगा। r से r प्लस b तक बेटा लिमिट्स जाएंगे आप। तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो गया? लॉग x इंटीग्रेशन हो गया उसका, लॉग x r से r प्लस b। सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b लॉग ऑफ बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r प्लस b ओवर r।
और बेटा डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ करंट आपने एज्यूम किए है तो क्रॉस डायरेक्शन आएगा। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेनर शीट। इस प्लेनर शीट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा वो ये आ गया आपका। नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो। चलो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क देखो बेटा ये मान लो बेटा ये कोई आर्क है जिसका रेडियस आर है, करंट आई कैरी कर रही है और सेंटर पर लेटेस्ट से के एंगल अल्फा सबटेंड कर रही है। इसके कारण से हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कोई छोटा सा एलिमेंट मान लो बेटा, ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया ये लो, जो कि सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है लेटेस्ट से, ये स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहा है और ये मान लो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। इस छोटे से एलिमेंट की लेटेस्ट से की लेंथ dl है। तो बेटा बायट-सेवर्ट जरा याद करेंगे। बायट-सेवर्ट की मदद से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना शुरू करते हैं। बायट-सेवर्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, सभी को बहुत अच्छे से याद होगी, म्यू नॉट आई dl क्रॉस r। जब भी कहीं दिक्कत हो तो बायट-सेवर्ट से बात करो, अपने आप सवाल हो जाएगा। dl आपको चाहिए, dl तो ये रहा, dl की डायरेक्शन भी आपको देखनी होगी। dl उस पॉइंट पर देखो बेटा, यहाँ पे आर्क है तो उस पॉइंट पे जो भी करंट की डायरेक्शन होगी, यानी उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आइडियल। तो बेटा ये आपकी आइडियल की डायरेक्शन हो गई। और ये वेक्टर जो है आपका, ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज़ योर वेक्टर आर। तो आप देखेंगे ये ऐसा कहीं पे भी कोई एलिमेंट हो, आइडियल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही आएगा। आइडियल और आर के बीच में बेटे ये हमेशा एंगल क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी सर्कुलर आर्क है उस पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर उसको रेडियस से, सेंटर से रेडियस के थ्रू ज्वाइन करोगे तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म ए राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री हो गया। चलो बेटा, तो अब जरा देखो उसके कारण से वो जो छोटा सा जो एलिमेंट है, तो क्या लिखो बेटा, म्यू नॉट आई, जितने भी एलिमेंट्स है सबके थ्रू करंट आई फ्लो करेगा, म्यू नॉट आई डी एल आर साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन, अच्छा ये स्मॉल आर की जगह बेटा कैपिटल आर आएगा, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो बेटा ये डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और भाई अभी क्या बच गया, डी एल बच गया। मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की। आप देख सकते हो जरा पाम रूल से किसी भी तरह से कि क्रॉस डायरेक्शन आ रही है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर इंटीग्रल डी एल। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी एल। बेटा ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, ये टोटल लेंथ आ जाएगी। ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी, r इंटू थीटा है। भाई थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से आप क्या लिखोगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो वो यहाँ लिख दो जरा उसको, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा। तो भाई ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा शुड बी इन रेडियंस। इस फॉर्मूले में बेटा आपका थीटा क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियंस। ये बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है जिस पे बेस बहुत क्वेश्चंस होने वाले हैं आज की क्लास में। ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। नोट करो बेटा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर। भाई ये जो आपका फॉर्मूला आया है इसमें अगर ज़रा कुछ स्पेशल केस की बात करें कि एफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, बेटा थीटा की वैल्यू अगर आप 2 पाई कर देते हैं तो देखो ये क्या बन गया, ये एक सर्कुलर रिंग बन गई बेटा, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग लाइक दिस। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा सेंटर पे, वो देख लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई बेटा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था, जो n पॉलीगन वाला सवाल था, उसमें बेटा यही आंसर हमने डिराइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, करंट कैरिंग रिंग, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और थोड़ी सी बढ़िया सी बात देखो बेटा कि यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देखते हैं, है ना, 2 रीज़न है, एक तो रिंग के अंदर वाला रीज़न है और एक रिंग के बाहर वाला रीज़न है। रिंग के अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो उसकी डायरेक्शन क्रॉस है, जबकि रिंग के बाहर देखोगे तो करंट की उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट है। तो इनसाइड द रिंग और आउटसाइड द रिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो हमेशा ऑपोजिट रहेंगी, वो हमेशा ऑपोजिट रहेंगी। तो बेटा और ज़रा इस पे और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बहुत बढ़िया आपको लिखवा देता हूँ, ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। क्या मतलब बेटा, मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो इसी के एक्सिस पे अगर कोई इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस पॉइंट P पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। वायर की बिल्कुल सिधाई में बोल दो या उसकी एक्सिस पे बोल दो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी 0। आप उसको आइडियल वाले फॉर्म से देख सकते हो कि DL और R दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो द क्रॉस प्रोडक्ट DL क्रॉस R बिकम्स 0। इस कारण से ऐसा आ रहा है। अब बेटा ज़रा इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और आपके CBSE के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं
और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। देखो भाई, हमने फुल रिंग के कारण से तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये लो जी, ये O, ये रेडियस R और करंट I। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा, है ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास। थीटा जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो बेटा पाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल, वो पाई है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया आपका वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। जबकि रिंग के सेंटर पे क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये वाला जो रिजल्ट है बेटा वो इसका हाफ है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो आपको याद आएगा कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे थे कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो भाई यहाँ पे इस वाले केस में बेटा ये जो एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाई 2। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आया दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ये इसका भी आधा आ गया, या आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज द क्वार्टर ऑफ द रिंग, ये उसका 1/4 पार्ट है बेटा, उसके कारण से म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर आया। अगर आप एक और क्वार्टर जोड़ दोगे तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर बन गया। एक सवाल और कर लो इस पे। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। तो भाई इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कि सर यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है, वो 3 पाई बाई 2 है। तो बेटा उस केस से क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 3 पाई बाई 2। तो बेटा ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। आप ऐसे भी देख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, ऐसे ऐसे 3 क्वार्टर है तो 3 से गुणा कर दो, तो ये आंसर आ गया आपका ना बेटा। आपने जो एक 1/4 जो पार्ट है उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड आपने लिख लिया कि वो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर आ रहा है, ऐसे ऐसे 3 पार्ट से मिलकर के बना तो 3 से गुणा कर देते। ये वाला 2 से मिलके बना था तो उसी रिजल्ट को 2 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। और पूरी रिंग के लिए देखोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी रिंग के लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बेटा, आपको ओ पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो जब भी इस तरह का सवाल आए तो बेटा उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि मान लो ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये जो रिंग वाला पार्ट है इसको एलिमेंट नंबर 2 कह दिया, और जो फिर ये वाला जो है ये इसको एलिमेंट नंबर 3 कह दिया। जिस पॉइंट पर बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वह पॉइंट
इस वाले वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है और वायर नंबर 3 के भी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बेटा ये बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि सर 1 और 3 के कारण से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब आपका एलिमेंट नंबर 2 बच गया बेटा। ये π/2 एंगल है, तो वो जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, वो 3π/2 एंगल सबटेंड करेगी। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स μ0I/8R, ये मैग्नीट्यूड आएगा बेटा। दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना बेटा कि जो μ0I/2R आपने जो रिज़ल्ट डिराइव किया है ना, या वो जो रिज़ल्ट दिखा है वो सिंगल टर्न के लिए है। माने कि वो तार का एक ही बार उसको क्या किया है, बस एक बार तार रखा है और उसको बना दिया। लेकिन अगर सोचो कि उसको मल्टीपल टाइम्स आप टर्न करोगे, है ना, वो लिखवा देता हूँ बेटा कि जो ये फॉर्मूले आप जो भी पढ़ रहे हो, दीज ऑल आर फॉर द सिंगल टर्न्स। अगर n टर्न्स के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस केस में बात करूं ये कि सर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0I/2R, ये रिजल्ट है। दिस इज फॉर सिंगल टर्न, एक ही टर्न के लिए है बेटा। एंड B इज इक्वल टू n टाइम्स μ0I/2R, दिस इज फॉर n टर्न्स, है ना। एक ही तार को बेसिकली आपने n टाइम्स अगर आपने क्या कर दिया, उसको बाउंड कर दिया है, उसको लपेट दिया है, तो उस केस में उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हर जो रिंग है वो जनरेट कर रही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, नोट करो। चलो बेटा और ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं। ये बेटा इस पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। तो इसको भी करने का बेटा वही तरीका है कि इसको 3 एलिमेंट्स में मान लो। ऐसे मान लो ये आपका एलिमेंट नंबर 1 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है और ये एलिमेंट नंबर 3 है। तो ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये उसके एक एंड पे लाई कर रहा है। इसके कारण से डायरेक्शन क्रॉस है, इसके कारण से डायरेक्शन क्रॉस है और इसके कारण से भी डायरेक्शन क्रॉस है। तीनों एलिमेंट्स के कारण से डायरेक्शन सेम है बेटा। तो B1 अगर मैं लिखूं तो आप फॉर्मूला याद करो बेटा कैसे, μ0I/4π, इस पॉइंट से इसकी दूरी R। एक ये वाला एंड तो बेटा एंगल कितना बना रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है, जबकि ये वाला एंड 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको याद होगा शायद ये इस तरह का रिजल्ट आया था। तो B1 इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, μ0I/4πR और डायरेक्शन क्रॉस है बेटा। 3 वाला जो एलिमेंट है उसके कारण से भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा। तो B3 विल बी इक्वल टू μ0I/4πR, ये भी क्रॉस होगा बेटा। और ये वाला जो इतना जो पार्ट बचा हुआ है, दिस इज द 1/4 ऑफ द कंप्लीट रिंग। तो वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू μ0I/8R, ये डायरेक्शन भी क्रॉस होगी बेटा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ दो आप, μ0I/4πR, फिर से μ0I/4π जोड़ना है तो 2 से गुना कर दिया, प्लस μ0I/8R और डायरेक्शन है क्रॉस। तो ये बेटा μ0I/2R मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये क्या बच गया, 1/2π प्लस 1/4। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नोट करो बेटा।
देखो आगे क्वेश्चंस करते हैं। और यहाँ पर सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस केस में। फिर से वैसे ही करेंगे बेटा, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। जो O पॉइंट है वो एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 3 जो कि स्ट्रेट वायर्स है उनकी एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड 1 जो आएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा 3 वो 0 के बराबर होंगे। और आंसर मेरा आ गया। ये तो क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r। और बेटा इसके अगर डायरेक्शन की बात आप करोगे तो वो क्रॉस डायरेक्शन आएगी। अब जो भी आंसर लिखें प्लीज़ मेंशन डॉट और क्रॉस, उसके साथ मेंशन करें कि कौन सी उसकी डायरेक्शन है, डॉट डायरेक्शन है या फिर क्रॉस डायरेक्शन है। ये बात ध्यान रखें आप हर क्वेश्चन के अंदर। चलो बेटा आगे और देखते हैं। यू शेप के अंदर एक वायर है बेटा, इस तरह से आपको इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये बेटा क्या है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है और ये 2 इनफाइनाइट वायर्स है, सेमी इनफाइनाइट वायर। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 1 क्या चीज़ है बेटा, वो सेमी इनफाइनाइट वायर है और वो पॉइंट एक एंड पे है उसके कारण से अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। ये एलिमेंट नंबर 1 जो है बेटा उसके कारण से O पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन जा रही है, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बेटा कैसे आ रही है, O पॉइंट पर वो डायरेक्शन आउटसाइड आ रही है। तो उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो एलिमेंट नंबर 2 है वो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और बेटा इसके कारण से आप डायरेक्शन देखोगे तो वो भी नॉर्मल आउटवर्ड आ रही है। एलिमेंट नंबर 3 के कारण से वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। और बेटा ये जो डायरेक्शन आ रही है इसके कारण से वो भी नॉर्मल आउटवर्ड आ रही है। तो यानी कि तीनों के कारण से जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम आ रही है, तो उनको ऐड कर दिया जाए। तो भाई जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, है ना। 1 को और 3 को जोड़ा तो ये बन गया, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो कॉमन, ये बच गया 1 अपॉन पाई प्लस 1/2r। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन आएगी बेटा इस बार वो डॉट डायरेक्शन आएगी। ये क्वेश्चन आपका हो गया। और क्वेश्चन देख लो बेटा। आई करंट है, ये रेडियस r, फिर ये दूरी भी r। आपको O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। तो O पॉइंट पर देखो कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 4 वो तो 0 आएगा, क्योंकि वो जो पॉइंट O है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा वो उसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो वो तो 0 हो गया।
अब एलिमेंट नंबर 1 क्या चीज़ है, दैट इज ए सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और भाई वो जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है इसके कारण से वह डायरेक्शन क्रॉस आ रही है। अगर एलिमेंट नंबर 3 के कारण से बात करूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 4, और बेटा बड़ी वाली जो रिंग है उसका जो रेडियस है वो 2r है ना, r ये और r ये, तो 2r हो गया। अच्छा, उसके कारण से डायरेक्शन जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड द डायरेक्शन इज डॉट, नॉर्मल आउटवर्ड है बेटा वो। तो नॉर्मल आउटवर्ड अगर है तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8r। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पहले ये चेक करो। तो म्यू नॉट आई अपॉन ये बेटा कितना आ जाएगा, ये 8r ही आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। पॉजिटिव वैल्यू ये आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि भाई ये वाला फैक्टर बड़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r वाला। म्यू नॉट आई अपॉन 4r के कारण से डायरेक्शन क्रॉस आ रही थी, तो नेट डायरेक्शन यहाँ पे भी क्रॉस ही आएगी। इन केस बेटा आप ऐसा करते कि म्यू नॉट आई अपॉन 8r में से माइनस करते तो नेगेटिव आता। इट मीन्स नेगेटिव होने का मतलब ये था कि भैया जो दूसरा वाला जो फैक्टर था वो एक्चुअल में बड़ा है, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डायरेक्शन उसी की डोमिनेंसी उसी की होगी। करो बेटा नोट ये। देखो भाई और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 3 के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वह मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो होगा। एलिमेंट नंबर 2 के कारण से बात करें तो 2 तो क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2r, और उसके कारण से जो डायरेक्शन आ रही है बेटा वो क्रॉस डायरेक्शन आ रही है। यू हैव टू यूज़ योर राइट हैंड रूल। तो बेटा ये कितना आ गया, B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r एंड इट विल बी द क्रॉस डायरेक्शन। और बेटा इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके कारण से भी डायरेक्शन क्रॉस ही आ रहा है B4 के कारण से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 रेडियस आ रही है, डायरेक्शन क्रॉस ही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इट विल बी 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये आंसर आएगा इस केस में। और बेटा डायरेक्शन क्रॉस ही रहेगी, डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी, डायरेक्शन क्रॉस रहेगी। और क्वेश्चन देखो बेटा, ये बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। एलिमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4, एलिमेंट नंबर 1 और 3 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, क्योंकि वो जो पॉइंट है बेटा वो उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। एलिमेंट नंबर 2 के कारण से डायरेक्शन जरा हम देखें तो डायरेक्शन क्रॉस आ रही है बेटा, इनवर्ड आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, उसका रेडियस बेटा 2r है, क्रॉस। ये रेडियस वाली गलती नहीं करनी है कि हर जगह आप r ही सब्स्टिट्यूट कर दें, इस तरह की गलती ना हो बेटा।
B4 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8, उसका रेडियस आर ही है और भाई ये इस तरह से जाएगा, तो ये डायरेक्शन डॉट आ गई। देखने से बिल्कुल लग रहा है कि B4 ही बड़ा होगा, तो जो B नेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8R माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 16R, और अल्टीमेटली जो डायरेक्शन रहेगी वो डॉट रहेगी। तो बेटा ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 16R एंड इट विल बी डॉट, ये डॉट रहेगी, ठीक है। ये देखो बेटा थोड़ा सा बढ़िया सवाल करते हैं, आया हुआ सवाल है ये आपका बेसिकली XYZ प्लेन है बेटा, और इसमें ना रिंग ऐसे रखी है, सेमी सर्कुलर रिंग तो रखी है XY प्लेन में, और उसका जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट जो रिंग का है वो आपने यहाँ रख दिया है XZ प्लेन के अंदर। ये वाला जो पार्ट है बेटा इसका आप ऐसे समझो कि आपने क्या किया बेटा, एक सेमी सर्कुलर रिंग ली, इतना पार्ट यहाँ रख दिया और बाकी ऐसे बाहर पार्ट निकाल दिया। दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। दो अलग अलग, ये वाला इस प्लेन में रहेगी ये वाली रिंग, और ये वाली रिंग इस वाले प्लेन के अंदर रहेगी बेटा, है ना। ऐसे समझो दिस इज लाइक दिस कि ये रिंग यहाँ है और अब इसी को आगे बाहर की तरफ रिंग ले आया मैं। तो अब जरा विजुअलाइजेशन है बेटा, इस सेंटर पर इसका रेडियस आर ही मान लो, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखना। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन डॉट और क्रॉस से काम नहीं चलेगा, आई कैप जे कैप के के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप जरा देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे, करंट अगर ऐसे है तो आप करंट की डायरेक्शन में अपनी, अच्छा आपको एक और बात बता देता हूँ बेटा कि कोई भी सर्कुलर आर्क है, ये बात थोड़ी देर में लिखवाऊंगा अभी, कोई भी सर्कुलर आर्क अगर है तो उसमें अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो जिस पॉइंट पे आपकी थंब की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो कि रिंग आपकी ऐसे है बेटा, यहाँ देखो रिंग ऐसे है, ये लो आपका थंब पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जाने का मतलब वो माइनस जेड एक्सिस है, माइनस के कैप। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा अब ये जो वायर बाहर की तरफ आ रहा है सेमी सर्कुलर रिंग बेटा, उसका भी मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R ही होगा, लेकिन जरा एज्यूम करो कि ये इस तरीके से है और भाई करंट उसमें ऐसे बहेगा, करंट यूं ऐसे जा रहा होगा। तो आप क्या करो, अपनी फिंगर्स को क्या करो, कर्ल करो इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपकी थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है ना बेटा। ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, योर थंब इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब वो माइनस जे कैप हो गया, दिस इज माइनस जे कैप। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R, माइनस का साइन बाहर, जे कैप प्लस के कैप। ये तो बेटा मैग्नेटिक, ये किस फॉर्म में आ गया है, ये तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गया। कोई अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहे तो आप देखो ये तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू ना अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसे आप करेंगे
तो वो क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स μ0I/4R। ये डायरेक्शन, ये बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन तो यहाँ से दिखी गई है मुझे। तो जब भी ये 3D फिगर आएगी इस तरह की बेटा, आपको बहुत ध्यान से डायरेक्शन का देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन है। एक और बढ़िया सा सवाल आप लोग ट्राई करें अभी। ये y, ये x और ये z, भाई इस तरीके से है क्वार्टर ऑफ द रिंग। ये तो एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में और ये वाई जेड प्लेन में ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है। आपको इसके सेंटर पर, ये रेडियस आर है भाई, आपको सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। आप ऐसे समझो बेटा, आप ऐसे समझो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है। पहली रिंग ये बन रही है, दूसरी रिंग ये बन रही है और तीसरी रिंग ऐसे बन रही है। ये ऐसे और ये ऐसे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर है बेटा। तीनों जो आपके रिंग्स हैं, तीनों जो आपकी जो 1/4 ऑफ द रिंग्स हैं, दे ऑल आर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो मैग्नीट्यूड तो सबके कारण से सेम ही आएगा। वो क्या आएगा, μ0I/8R। चलो मैं इसको एलिमेंट नंबर 1, इसको एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3 ये बात करते हैं। तो मैं डायरेक्ट बी नेट लिख लेता हूँ बेटा, μ0I/8R। एक एक करके लिखना चाहो, एक एक करके लिख लो। V1 को लिख लो। इसमें देखो बेटा जरा, ये y, ये x, आप फिंगर्स को कर्ल करें तो आपकी जो डायरेक्शन आ रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन। गोइंग इनटू द प्लेन मतलब बेटा वो -k हो गया। अब मैं इस YZ वाले प्लेन की बात करूं तो बेटा मैग्नीट्यूड तो उसका μ0I/8R ही आएगा। अब जरा डायरेक्शन और बात कर लो, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, इस वाले प्लेन में ऐसे करंट आ रहा है बेटा। तो ऐसे आप डायरेक्शन को आप ऐसे मूव करेंगे तो आपकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आप देखो बेटा ऐसे करंट आ रहा है तो आप ऐसे मूव किया आपने तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। इट विल बी -I बेटा, सॉरी -j। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, -j है। और अगर इसके कारण से बात करूँ, ये वाला जो एलिमेंट आप सोचिए ऐसे है ये और करंट ऐसे जा रहा है, ये देखिए ये डायरेक्शन -I आ रही है। तो बेटा जो B3 आपका जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू μ0I/8R -I। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब लिखेंगे, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे वो देखो। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू μ0I/8R और बेटा वो माइनस का साइन में बाहर ले आया, I + J + K। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका इस केस में। तो डायरेक्शन आपको देखना आना चाहिए। आप बार बार राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करें बहुत अच्छे से, तो सवाल आपका होगा। और सवाल देख लो, आया हुआ सवाल है एक और। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक रिंग रखी है बेटा ऐसे, सेमी सर्कुलर रिंग, और ये इस प्लेन के अंदर ये ऐसे इनफाइनाइट वायर आ रहा है। ये सेंटर O, ये रेडियस R। आपको बेटा इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप बेटा इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें। ये कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया बेटा कि रिंग तो इस प्लेन में ऐसे रखी है और ये इनफाइनाइट वायर ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं ऐसे, और आपको यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो पहला एक एलिमेंट तो ये ले लो भाई, आपका एलिमेंट नंबर 1 ये हो गया बेटा, एलिमेंट नंबर 2 ये हो गया, एलिमेंट नंबर 3 ये हो गया।
तो ज़रा विजुलाइज करो, करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, माने कि -j कैप आएगा। सो B1 विल बी इक्वल टू, बेटा ये सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण से मैं मैग्नीट्यूड जानता हूँ लिखना, वो कितना होता है μ0I/4π रेडियस r, और भाई ये जो डायरेक्शन आई है इसकी वो -j कैप आई है। जो ये एलिमेंट नंबर 2 है विच इज़ योर सेमी सर्कुलर रिंग, उसके कारण से मैग्नीट्यूड क्या रहेगा μ0I/4r, और बेटा उसकी डायरेक्शन जरा आप देखो, दैट इज़ गोइंग इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का मतलब बेटा क्या हो गया, वो -k कैप हो गया। एलिमेंट नंबर 3 वो भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, μ0I/4πr उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट बाहर की तरफ आ रहा है बेटा, तो अगर उसके कारण से आप डायरेक्शन देखोगे तो वो डायरेक्शन आप देखो बेटा किस तरफ मिल रहा है आपको, वो डायरेक्शन भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन ही मिल रहा है, माने बेटा -j कैप ही मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो अब इसको ऐड कर देते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, बी नेट विल बी इक्वल टू भाई μ0I/4πr-j, और ये बेटा ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा μ0I/2πr-j कैप प्लस μ0I/4r-k कैप, और चाहो तो ऐसे लिख लो इसको -μ0I और 2r कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा 1/π, और ये j कैप लिख दो इसको, और बेटा ये क्या बन जाएगा प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 2। नेट अगर कोई कहे तो बेटा आप इसको क्या कर देंगे, रूट वाले फॉर्मूले से √a² + b² वाले फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये वाला पार्ट आप कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। करो बेटा, नोट करो जल्दी से। तो ये बेटा इस तरह का कॉम्बिनेशन था वायर्स का और किसका, जो आपका जो आर्क वगैरह था या जो रिंग वगैरह थी उस फॉर्म के अंदर। अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। एक कोई करंट कैरिंग रिंग है बेटा, उसके कारण से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, उसके एक्सिस पर। एक्सिस का मतलब शायद सभी लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने डिराइव भी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप डिराइव करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, याद आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही एक्सिस का मतलब ये हो गया बेटा, ये रिंग अगर आपकी है तो ये एक्सिस बनेगा आपका, ये अगर ये रिंग अगर है तो ये एक्सिस बन गया इसका ना, सेंटर से जो पास करेगा वो उसका बेटा क्या कहलाएगा, वो एक्सिस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। देखो अब मान लो कि ये करंट I कैरी कर रहा है बेटा, और इसका रेडियस R है। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है, और आपको यहाँ से मान लो x दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है बेटा, इसको विजुलाइज करने के लिए एक जरा देखो, एक छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं। दिखाओ, ये देखो, ऐसे एज्यूम करो कि ये रिंग है बेटा आपकी, है ना, ये रिंग है। ध्यान से देखना, ये सेंटर है, सेंटर से ये वाली एक्सिस कहलाएगी इसकी, ये एक्सिस कहलाएगी इसकी, है ना। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक बात है। तो भाई यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो भाई एक काम करूँ कि सर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूँ, एलिमेंट DL।
एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया बेटा, एलिमेंट dl, और ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये लो जी। आप याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम लिखते थे बायट सेवर्ट से तो dl क्रॉस r लिखते थे। लास्ट क्लास में सवाल किया था इस टाइप का कि सर ये r अगर आपका है ना, और ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बात तो ये समझ लो, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और भाई यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, r भी फिक्स्ड है और कैपिटल R भी फिक्स्ड है और x भी फिक्स्ड है ना। आपने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फॉर दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड, ये x इज नॉट वेरिएबल। चलो भाई अब देखो जरा ध्यान से, मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो भाई मैं ये बात जानता हूँ ना कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस आर पर क्या रहेगा, इस आर पर परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपका आर था, dB इज परपेंडिकुलर टू dl एज वेल एज r। तो मुझे dl से तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है, मुझे r से मतलब है, ये r है मेरा, इस r पर परपेंडिकुलर होगा। पहले जरा रिंग एज्यूम करो बेटा, ये रिंग इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे रिंग है। करंट जो है आपका ये वाला मैं बाहर मान रहा हूँ बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ऐसे ऐसे मान लो करंट ऐसे जा रहा है। ये ऊपर वाले हिस्से में करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब देखो जरा थोड़ा सा आप विजुलाइज करो बेटा कि अगर मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है इसमें, तो जो आदमी यहाँ से देखेगा उसको क्या लगेगा, करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, और नीचे से जो देखेगा उसको लगेगा करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो यानी कि यहाँ क्रॉस, तो यहाँ पे आपको डॉट लगेगा। ऊपर वाले हिस्से में करंट आपको क्या लगेगा बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। अगर आपके रिंग में ऐसे करंट जा रहा है तो ज़रा देखो, आप ये मानो कि ये दिस इज़ करंट, ऊपर वाले हिस्से में आपको क्या दिख रहा है, इसकी नॉब अंदर की तरफ जा रही है, और जब ये घूम करके आएगा तो आपकी तरफ आ रहा होगा। तो ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में करंट के डायरेक्शन में ये फ़र्क आएगा। ऊपर आपको अंदर जाता दिखाई देगा और नीचे आपको बाहर आता दिखाई दे रहा होगा। चलो, तो यानी कि यहाँ वाले हिस्से में करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, 3D फिगर है इसलिए थोड़ा सा विजुलाइज आपको करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे देखो करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, और इस पर जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि आपका जो उसके कारण से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया वो dB ये आ गया। बेटा ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ये पूरा 90 होना चाहिए। ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एंगल थीटा हो गया। ये एंगल आपका क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। सिमिलरली जो इसके डायमेट्रिकल ऑपोजिट जो पॉइंट है ये वाला बेटा, इसके कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड देख लो जरा, देखो सिमेट्री के कारण से ये एंगल थीटा ही हो जाएगा। और ये करंट इज डॉट बाहर की तरफ है, तो आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो आपका बन रहा है वो इस पे बेटा ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, ये ऐसे, ये dB, और सिमिलरली ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा बेटा। तो इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या आ गया बेटा, dB cos थीटा, और ये इस तरफ एक फैक्टर आ गया dB sin थीटा। इसी तरीके से बेटा इसको जब रिजॉल्व करोगे तो dB cos थीटा ये आ जाएगा, और यहाँ से मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ, और एक dB sin थीटा इधर आएगा कि सर इंटीग्रल dB cos थीटा इज 0। उसका जो ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि ऐसे जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सर यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dB साइन थीटा। जो dB साइन थीटा वाला जो फैक्टर आया है सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले सर ये dB लिख लो, dB क्या चीज़ है, dB देखते हैं। dB को कैसे लिखोगे, म्यू नॉट I dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब, ऐसे किया जाएगा बेटा। तो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I dl, है ना, ये छोटा सा एलिमेंट तो dl ही मान लिया मैंने,
आर। अब बात यह है DL और R के बीच में एंगल कितना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। सभी लोग बेटा यहाँ पे देख लो एक बार। आप ये मानो रिंग थी आपकी ऐसे, तो DL एलिमेंट तो ये होगा, मान लो ये DL, और किसी भी इंस्टेंट पे ये R ऐसे होगा। तो DL और R में हमेशा एंगल आप देखो कितना मिलेगा आपको, π/2 मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। दो अलग अलग प्लेन्स हैं, दोनों बेटा क्या है, आप देखो ये DL है और ये R ऐसे जाएगा, तो एंगल आपका 90 डिग्री ही रहेगा यहाँ पे। तो DLR साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4πr³। ये R है बेटा आपका। तो भाई यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं कि सर dB इज इक्वल टू μ0I साइन 91 हो गया, और बेटा ये क्या बन गया 4πr² इंटू DL। भाई स्मॉल r की जगह मैं क्या लिख दूँ, ये r² प्लस x² वाला, तो ये क्या आ गया μ0I अपॉन 4π, ये r² प्लस x² हो गया इंटू DL। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भाई इसको इंटीग्रेट किया जाए, किसको, इंटीग्रल dB cos थीटा, वो ये रहा B नेट इज इंटीग्रल dB साइन थीटा, सॉरी, इंटीग्रल dB साइन थीटा। देखो बेटा dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल μ0I अपॉन 4πr² प्लस x² DL। और भाई साइन थीटा की वैल्यू इस वाली ट्राइंगल से देखो, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो जो फैक्टर कांस्टेंट है वो सब बाहर लेके आ रहा हूँ। μ0I R भी कांस्टेंट है बेटा, अपॉन 4π, ये हो गया r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रल DL। भाई इंटीग्रल DL इस पूरी रिंग को जोड़ दोगे ऐसे ऐसे छोटे एलिमेंट्स को, तो उसका सर्कमफ्रेंस आपको मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा μ0I R अपॉन 4π r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2πr। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा यहाँ लिख देते हैं हम लोग। क्या आ जाता है, B विल बी इक्वल टू, देखो μ0I R² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। एक्सिस ऑफ द रिंग पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा। रिंग के कारण से या आर्क के कारण से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखनी है तो आपको क्या करना है बेटा, यू टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब आप करंट की डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे बेटा। जो थंब जो डायरेक्शन देगा, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब और ख़ास बात देखो, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा, है ना। चलो तो उस रिजल्ट को मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, उसका बहुत यूज़ करेंगे अभी और बहुत चीज़ें समझते हैं ज़रा। B इज इक्वल टू, ये याद रहना चाहिए, μ0I R² बेटा आपके जो स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं या जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बड़ी खुश होकर डेरिवेशन पूछी जाती है। आप लोग ऐसे ही डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। जब स्कूल की डेरिवेशन वगैरह करें तो आप बाकी सब चीज़ें ज़रूर लिख दें कि सर R उसका रेडियस है, ये उसका, जो भी चीज़ें हमने बताई वो आपको एग्जामिनर को समझानी पड़ेगी, वो लिख के समझा देना भाई। तो भाई इस केस में देखो कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x आप 0 कर दोगे तो x 0 करने का मतलब क्या हो गया कि भाई वो सेंटर ऑफ रिंग हो गया। तो देखो जरा हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है क्या उस इक्वेशन को। तो आप देखोगे क्या आया, ये μ0I R² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r की पावर 3 बन जाएगी बेटा ये। तो ये आ गया μ0I अपॉन 2r। तो भैया सेंटर पर यही हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक बात और देखते हैं ज़रा कमाल की बात
कि भाई ये तो समझ में आ गया कि एक्सिस क्या है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया। भाई ये एक्सिस है ना बेटा, ये देखो, तो मान लो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ये इस तरह से, ये लाइक दिस। तो अगर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो आपको क्या लगा, देखो बेटा इस वाले केस में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी। अगर आप यहाँ पे इधर भी कोई पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे कि करंट की उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ही आएगी। तो यानी कि बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है यहाँ पे B, तो इस तरफ भी यही रहेगा। और अगर ऐसा है ना बेटा कि इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम थ्रू आउट द एक्सिस। एक्सिस में बेटा थ्रू आउट क्या रहेगा, वो डायरेक्शन सेम रहेगी। माने अगर आप इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो थ्रू आउट एक्सिस पे जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव रहेगी, और अगर आप इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो थ्रू आउट पॉजिटिव ही रहेगी। बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का वेरिएशन भी हमें पता होना चाहिए ग्राफ का। वो देखो B और X के बीच में बेटा वो ग्राफ आपका ये बन जाएगा, कोई नया ग्राफ नहीं है आप लोगों के लिए। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा रहेगा, μ0I/2r रहेगा। दोनों साइड डायरेक्शन सेम है, इसलिए आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर पॉजिटिव है तो इस तरफ भी पॉजिटिव ही है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप सेंटर से अवे जाएंगे एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल टू μ0I/r² ऑफ r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2, एंड दिस फार्मूला इज समवॉट सिमिलर टू द फार्मूला यू डिराइव्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन द एक्सिस। आपने जो वो डिराइव किया तो बिल्कुल वैसा ही है बेटा वहाँ पे भी, ठीक है। करो जरा, नोट करो जल्दी ये। तो बेटा ये वाला जो है रिंग वाला केस, इसकी डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको राइट हैंड रूल बता ही दिया कि आपको फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। ये आप डेरिवेशन अच्छे से करें, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो थ्रू आउट वो सेम रहेगी, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इस पे और जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो और क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।